तारीख पे तारीख का जमाना जाएगा। क्या होगा इस कानून से जो पूछते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं। जिनका दृष्टिकोण भारतीय है वो समझ सकता है कितने बड़े गौरव की बात है, मगर इटालियन चश्मा जिन्होंने पहना है वो इसको नहीं समझ सकते। 75 साल तक इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में चला गया, कांग्रेसियों की नजर नहीं पड़ी। भाई ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, आप समझ नहीं रहे हो। ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार है। मैं बचपन से ही मालूम नहीं क्या था, कुछ संस्कार होगा, कांग्रेस का विरोधी रहा। मेरी आइडियोलॉजी में जुड़ने से पहले भी कांग्रेस मुझे पसंद नहीं आती थी। भारत तो उनको पसंद ही नहीं आता है नाम, मगर मैं क्या कर सकता हूँ, ये देश का नाम ही भारत है। आजादी के 75 सालों के बाद भारतीयों द्वारा बनाया गया है, भारतीयों के लिए बनाया गया है और भारत की संसद के द्वारा बनाया गया है। कई लोग बाहर सवाल करते हैं, यहाँ तो बैठे नहीं है, यहाँ बैठकर पूछते तो मैं जवाब भी देता, मगर मैं तो बाहर भी सुनकर आता हूँ और मानता हूँ कि मेरा दायित्व है कि सार्वजनिक रूप से पूछे गए सवालों का जवाब देना चाहिए। वो कहते हैं कि नए कानून की जरूरत क्या है, उनको स्वराज का मतलब ही मालूम नहीं है। स्वराज का मतलब स्वशासन से नहीं होता है। स्व शब्द सिर्फ शासन से जुड़ा हुआ नहीं है। स्वराज मतलब स्वधर्म को आगे बढ़ाए वो स्वराज है, स्व भाषा को आगे बढ़ाए वो स्वराज है, स्व संस्कृति को आगे बढ़ाए वो स्वराज है, और वो स्व शासन को जो प्रस्तापित करे वो स्वराज है। गांधी जी ने शासन परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ी थी, गांधी जी ने स्वराज की लड़ाई लड़ी थी। और आज तक आप 75 साल में से करीब करीब 60 साल तक सत्ता में बैठे, स्व को जागरूक करने का काम नहीं किया। 2014 से नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की महान आत्मा को, स्व को जागरूक करने का काम किया है और वो ही आज भारत के उत्थान का कारण बना है। मान्यवर, लोकतंत्र में बैलेंस ऑफ वर्क की एक टर्म्स को बहुत महत्व दिया जाता है। आपराधिक न्याय प्रणाली जो अभी हमारे देश के अंदर काम कर रही है, उसमें ये बैलेंस बिगड़ गया था और हमने इसके अंदर बैलेंस ऑफ वर्क का बहुत बारीकी से ध्यान रखा है। अगर मैनेजमेंट के विद्यार्थी इसको बारीकी से देखेंगे, मैनेजमेंट के विज्ञान के हिसाब से देखेंगे, तो उनको मालूम पड़ेगा कि बैलेंस ऑफ वर्क को कितना फाइन ट्यून कर कर ये कानून के अंदर हमने प्रस्तावित करने का प्रयास किया है। और मान्यवर, मैं आपको और आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस कानून का संपूर्ण इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद तारीख पे तारीख का जमाना जाएगा। 3 साल में किसी भी विक्टिम को न्याय मिल जाए, ऐसी न्याय प्रणाली इस देश के अंदर प्रस्तापित होगी। मान्यवर, ये लोग जो पूछते हैं क्या होगा इस कानून से, मैं आज उनको बताना चाहता हूं। मान्यवर, आज इस कानून को इस सदन के आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 19वीं सदी से निकलकर 2 सदियों का फासला काटकर 21वीं सदी में सीधी प्रवेश करेगी। मान्यवर, क्या होगा इस कानून से? मूल भारतीय परंपरा की न्याय की अवधारणा को समग्र विश्व को हम परिचय करा पाएंगे और इसके सुफल इस देश की जनता चख पाएगी। क्या होगा इससे जो पूछते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, विश्व की सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक न्याय प्रणाली का भारत की 140 करोड़ की जनता के लिए उपस्थित होगी। क्या होगा इस कानून से जो पूछते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि आज जो विद्यमान है वो सारी तकनीक और आने वाले 100 साल तक जो तकनीक आगे बढ़ सकती है, वो सारी तकनीक को सिर्फ रूल्स में परिवर्तन कर कर समाहित किया जाए, इतनी दूरदृष्टि के साथ तकनीक को इस कानून के अंदर समाहित किया गया। जो पूछते हैं क्या होगा इस कानून से, मैं उनको कहना चाहता हूं कि 7 साल से ज्यादा सजा है वो सभी घृणित अपराधों के लिए हमने फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की विजिट को कंपलसरी किया है, जिससे कन्विक्शन रेशियो के अंदर बढ़ावा होगा। ये जो पूछते हैं क्या होगा इस कानून से, इनको मैं कहना चाहता हूं, अंग्रेज चले गए,
पूरे देश में 4 प्रकार की न्याय प्रणाली चलती थी। आज कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर कामाख्या तक इस कानून के आने के बाद एक ही प्रकार की न्याय प्रणाली का चलेगी। एक गौरव का अनुभव वो नहीं कर सकते, मैं समझ रहा हूं नहीं कर सकते। जिनका दृष्टिकोण भारतीय है वो समझ सकता है कितने बड़े गौरव की बात है, मगर इटालियन चश्मा जिन्होंने पहना है वो इसको नहीं समझ सकते। वो अपेक्षा भी देश की जनता को उनसे नहीं है। मान्यवर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ढेर सारे बदलाव किए हैं, बहुत सारे सदस्यों ने कहा है, मैं बोलना नहीं चाहता। भारतीय न्याय संहिता ने भी सुरक्षा संहिता में 9 नए सेक्शन, 39 नए सबसेक्शन जोड़े हैं, 44 नए स्पष्टीकरण और व्याख्याएं जोड़ी है, 35 सेक्शन में टाइमलाइन डाली है और 14 धाराओं को हमने निरस्त किया है। मान्यवर, इसी तरह से भारतीय न्याय संहिता में भी अब 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है, जिसमें एक अपराध मॉब लिंचिंग का है। हम पर आरोप करते थे कि आप मॉब लिंचिंग को प्रोटेक्ट करते हो, आपने तो कभी कानून बनाया नहीं, मगर हमने कानून बना दिया। मानव वध से बड़ा कोई गुनाह नहीं हो सकता और इसको कठोरता के साथ हमने मान्यवर 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है, 41 अपराधों में सजा के बढ़ाया गया है, 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है, 25 अपराधों में न्यूनतम सजा की शुरुआत की है, 6 अपराधों में सामूहिक सेवा को दंड के रूप में स्वीकार किया गया है और 19 धाराओं को निरस्त कर दिया गया। इसी तरह से भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर भी हमने 170 धाराएं अब होगी, 24 धाराओं में बदलाव किया है, 2 नई धाराएं और 6 उपधाराएं जोड़ी हैं और 6 धाराओं को निरस्त किया है। आपकी फितरत है, चुनाव घोषणा पत्र को घोषणा पत्र मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव घोषणा पत्र नहीं कहती है, संकल्प पत्र कहती है और संकल्प सिद्ध करती है। आपका इतिहास है बोलकर भूल जाना, हमारा इतिहास है जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। मान्यवर, मैं आज कहता हूं कि हमने कहा था कि टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को लाएंगे और आज 3 हॉटस्पॉट कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद और नॉर्थ ईस्ट के अंदर हिंसक घटनाओं में 63% की कमी हुई है, 73% मृत्यु में कमी हुई। और आज आतंकवाद को डेफिनेशन को इसके अंदर जोड़कर इस गति को हम और बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने संकल्प लिया था कि इस देश को टेररिज्म के दंश से मुक्त कराना है, इसलिए हमें लेकर आए हैं। मित्रों, मान्यवर, हमने कहा था कि हम अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, हमने संकल्प लिया। कहते थे कांग्रेस के अध्यक्ष उस वक्त कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, पूरा देश जाने वाला है। ये वादा भी मोदी जी ने पूरा कर दिया। हमने वादा किया था इस देश की मातृशक्ति को, इस देश के नीति निर्धारण के अंदर हम उचित सम्मान देंगे। 33% आरक्षण विधानमंडलों में और लोकसभा में देकर आजादी के 75 साल बाद इस देश की मातृशक्ति का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। और हमने कहा था मान्यवर, न्याय मिलने की गति बढ़ाएंगे, कानूनों को सरल बनाएंगे, कानूनों को भारतीय बनाएंगे और न्यायिक एवं न्यायालय प्रबंध व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएंगे। ये मैं जो पढ़ रहा हूं हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा है। उस वक्त मैं ही पार्टी का अध्यक्ष था मान्यवर, और आज हम इसको पूरा करने का काम इस महान सदन के आशीर्वाद मान्यवर। इसमें व्यास, अत्रि, बृहस्पति, कात्यायन, चाणक्य, वत्सायन, देवनाथ ठाकुर, जयंत भट्ट, रघुनाथ शिरोमणि, अनेक लोगों ने न्याय के दर्शन को जो लिया है उसको कंसेप्चुअलाइज कर आज के जमाने के अनुरूप उसको बनाकर इस कानूनों में स्थान दिया गया है। और ढेर सारी रुचाओं को, इसकी आत्मा को पकड़कर इस कानून के अंदर हमने समाहित किया है मान्यवर। कोई बारीकी से देखेगा तो उसको मालूम पड़ेगा कि ये किस प्रकार से बदला है और आज के जमाने के अनुरूप कैसे हो सकता है। जो 8000 साल पहले नारद ने बात कही, मैं आज बताता हूं मान्यवर, जब मैं इसका अभ्यास कर रहा था तब मैं गर्व के साथ कहता हूं
कि हमारे पुरखों ने जो सोचा है वो कभी कालबाह्य नहीं हो सकता है, वो चिरंजीवी है, चिरंजीवी। और आज भी उसको हम इतनी ही सरलता से ये कानूनों के अंदर स्थान दे पाए हैं। मान्यवर, ये जो ये कानून आज तक चलते थे, इसमें कुछ शब्द थे जो आजाद भारत की आत्मा को आहत करने वाले थे। यूनाइटेड किंगडम की संसद, प्रांतीय अधिवेशन, क्राउन के प्रतिनिधि, लंदन गजेट, जूरी, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, हर मैजेस्टी सरकार, लंदन गजेट की द्वारा निहित की गई प्रक्रियाएं, ब्रिटिश क्राउन का अपमान, इंग्लैंड के न्यायालय की परंपरा और हर मैजेस्टी रोमिनियन और बैरिस्टर शब्द का भी उल्लेख था। मान्यवर, ये सारा 75 साल तक इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में चला गया। कांग्रेसियों की नजर नहीं पड़ी। मोदी जी को इस देश की जनता ने 14 में देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया और 19 से 24 पूरी चर्चा होकर मैं आज कह सकता हूं ये तीनों कानून, उनकी आत्मा भी भारतीय है, उनका शरीर भी भारतीय है और उसकी सोच भी भारतीय है। जो लोग कहते हैं कब आएगा भाई, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, आप समझ नहीं रहे हो। ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार है जो साइमल्टेनियस काम करती है, प्लानिंग के साथ काम करती है, नतीजे लाती है। मान्यवर, ये पूछते हैं, इनको मैं कहना चाहता हूं। मान्यवर, जैसा मैंने बताया, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इसके पूरी अवधारणा को डिटेल कानूनी जामा पहनाने का काम किया है। पुलिस की अकाउंटेबिलिटी को भी हमने फिक्स किया है। ढेर सारे हैबियस, मान्यवर आप तो अधिवक्ता रहे हैं, ढेर सारे हैबियस की अर्जियां आती है हाई कोर्ट के सामने, हमें मालूम नहीं है, पुलिस उठाकर ले गई है, हमारे व्यक्ति को वापस लाई है, गुम हो गया है। अब हर थाने में एक ई रजिस्टर और कागजी रजिस्टर रखना पड़ेगा। कितने लोग हिरासत में है वो प्रदर्शित करना पड़ेगा, जिससे किसी को हेबियस की अर्जी करनी ही न पड़े। हमने पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान्यवर, 3 वर्ष से कम कारावास के मामले में हमने 60 साल के ऊपर के व्यक्ति को और महिलाओं को अरेस्ट करने के नियम भी बहुत पुख्ता करे हैं, जिससे इनके साथ इनकी उम्र का और महिलाओं का सम्मान का विचार किया जाए और इसके आधार ही इनकी पूछताछ की जाए। मान्यवर, विक्टिम को आज तक एफआईआर की निःशुल्क कॉपी की व्यवस्था नहीं थी, हमने कर दी है। विक्टिम को 90 दिन में जांच की प्रगति के बारे में कहा जाएगा। पीड़ितों को पुलिस की रिपोर्ट, एफआईआर और गवाह के बयान ऑनलाइन कंपलसरी भेजने का प्रोविजन किया है और जांच और मुकदमे के विविध चरणों को भी ऑनलाइन पीड़ित को बताना। और एक कानून, मान्यवर, विक्टिम सेंट्रिक कानून बना है। पहले के कानून में जो अपराध करता है उसको दंड देने का उद्देश्य था। इस कानून का उद्देश्य जो विक्टिम है उसको न्याय देने का, उसके आत्मसम्मान को, उसकी गरिमा को पुनः प्रस्तापित करने का। ये बहुत मूलभूत अंतर इस कानून के हैं। इसके अंदर उसको पार्टिसिपेशन का अधिकार रखा है। मान्यवर, पहले आप जानते हो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही आर्ग्यू कर सकता था, अब विक्टिम का वकील भी आर्ग्यू कर पाएगा। इंफॉर्मेशन का अधिकार भी हमने दिया है। नुकसान की क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार भी दिया है, वो भी क्रिमिनल कोर्ट ही तय करेगी, सिविल दावा नहीं होगा। 0 एफआईआर से देश भर में कहीं पर भी कोई दबंगों के डर से वो थाने में अगर कोई मिली भगत वाला अधिकारी बैठा है, एफआईआर नहीं लेता है, तो ऑनलाइन एफआईआर देश भर में कहीं से भी वो कर सकता है। ये कांग्रेस पार्टी को मैं बचपन से ही मालूम नहीं क्या था, कुछ संस्कार होगा, कांग्रेस का विरोधी रहा। मेरी आइडियोलॉजी में जुड़ने से पहले भी कांग्रेस मुझे पसंद नहीं आती थी, कुछ नहीं मालूम था मान्यवर, तब से मैं विरोधी रहा। मगर मैं बारीकी से उनको देखता हूं। जब जब वो सत्ता पर आते थे 124A मतलब राजद्रोह का बड़े मौत से उपयोग करते थे, और जब सत्ता के बाहर जाते थे तो कहते थे कि 124 है तो कॉलोनियल कानून है, इसको निरस्त कर दो। मगर फिर सत्ता पर आते थे तो 124 का उपयोग करते थे। इन्होंने राजद्रोह को कभी समाप्त करना नहीं चाहा। भारतीय जनता पार्टी
और नरेंद्र मोदी सरकार आज इस देश के कानून से राजद्रोह को हमेशा के लिए मान्यवर शासन के खिलाफ बोलने का अधिकार हमारा संविधान का मूल अधिकार है। व्यक्ति के खिलाफ आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई गुनाह नहीं होगा, बोलिए। बदनिक्सी का प्रावधान है, जिसको जानना चाहिए वो कोर्ट में जाए, मगर आपराधिक न्याय प्रणाली आपको झेलनी नहीं पड़ेगी। परंतु जिस धारा के तहत बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और वीर सावरकर जेल में गए, मुझे आनंद है मान्यवर, आज वो धारा यहां से समाप्त हो रही है। ये कहते हैं कि आपने अलग तरीके से राजद्रोह को देशद्रोह बनाकर लाए। मैं सभी सदस्यों को विनंती करता हूं कि मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा मान्यवर। पहले आईपीसी की धारा 324A में जो शब्द प्रयोग था सरकार के खिलाफ, सरकार मतलब एस्टैब्लिशमेंट और व्यक्ति अंततोगत, अब बीएनएस में धारा 152 में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ जो करेगा उसको देशद्रोही माना जाए। बड़ा स्पष्ट कर, सरकार की जगह भारत शब्द प्रयोग लाया। भारत तो उनको पसंद ही नहीं आता है नाम, मगर मैं क्या कर सकता हूं, ये देश का नाम ही भारत है मान्यवर। भारत के खिलाफ जो करेगा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ करेगा, उसके खिलाफ ये धारा 122 लाई जाएगी। आईपीसी में उद्देश्य और प्रयोजन की बात नहीं थी, आशय और प्रयोजन की बात नहीं थी। देशद्रोह की डेफिनेशन में आशय की बात कर हमने एक और उसको बचने का मौका दिया है। आईपीसी में जो डेफिनेशन थी उसमें घृणा और अवमानना था, जिससे राजद्रोह का अपराध हो सकता। रानी के खिलाफ अवमानना नहीं कर सकते, रानी के खिलाफ नहीं बोल सकते, रानी को घृणा नहीं बोलते। अब हमने क्या शब्द डाले हैं, घृणा और अवमानना हटाकर सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववादी गतिविधियां और देश के अर्थतंत्र को नुकसान पहुंचाना, ये सारे उद्देश्य जो है शुद्ध रूप से भारत को सुरक्षित करने के लिए है, किसी व्यक्ति या शासन को सुरक्षित करने के लिए है। मगर मुझे मालूम है मैं उनको नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहिए। उनका तो इच्छा था कि वो मूल स्वरूप में चालू रहे और कभी अगर हमारा नंबर लग जाए तो इसका उपयोग करेंगे, मगर लंबे समय तक आपका नंबर नहीं लगने वाला है। हमने सारे छिद्रों को अब तक के अनुभव के आधार पर बदलने का काम किया है और एक परिपूर्ण कानून बनाने का प्रयास किया है। कानून कोई परिपूर्ण कभी बन ही नहीं सकता, समय बदलता है, जरूरियातें भी बदलती है, मगर हमने कम से कम मैं इतना कह सकता हूँ मान्यवर, 100 साल की टेक्निक के अंदर जो बदलाव होंगे, गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ बैठकर, ढेर सारे इसके एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर इसको विजुलाइज करने का प्रयास किया है। वो टेक्निक तो आज है ही नहीं, तो उसको समाहित नहीं कर सकते, मगर जो शब्द के प्रयोग किए हैं वो टेक्निक के लिए ओपन है और उसको स्वीकृत करने वाले हैं। तो हमने बहुत दूरदर्शिता के साथ काम किया है और ये सारी चीज़ों में इसके इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेशन और इसकी गुप्तता पर भी बहुत बड़ा ध्यान देकर एक लीक प्रूफ सिस्टम बनाने का प्रयास किया है मान्यवर। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं फिर से आपके माध्यम से इस सदन को और देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये कानून इतने सालों के बाद, आज़ादी के 75 सालों के बाद भारतीयों द्वारा बनाया गया है, भारतीयों के लिए बनाया गया है और भारत की संसद के द्वारा बनाया गया है, जिसके